हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज का जो सेशन है उस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज रिगार्डिंग द मंथ ऑफ नवंबर। हमने कल के लेक्चर में नेशनल न्यूज के ऊपर बात की थी, आज हमारी बात होगी इंटरनेशनल न्यूज को लेके। बाय द वे, ये सेशन जो आपके सामने ये रिकॉर्डेड मैनर में रहेगा। ड्यू टू सम रीजन आई एम नॉट एबल टू टेक द लाइव सेशन टुडे, सो हम आज रिकॉर्डेड मैनर में आपके साथ बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, दोस्तों 16 तारीख को शाम को 5 बजे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट वरदान दिए जाएंगे एसबीआई क्लर्क के सिलेक्शन के एंगल में। तो ये 3 वरदान एग्जैक्टली क्या होंगे, इसका खुलासा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी 16 दिसंबर को शाम को 5 बजे। हमारी पूरी टीम आपके साथ सामने प्रेजेंट रहेगी इन वरदानों के साथ। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो अपने कैलेंडर में अभी से नोट करके रख दीजिएगा 16 तारीख शाम को 5 बजे। ओके, चलो तो दोस्तों शुरू करेंगे आज के सेशन को, शुरू करेंगे आज के इस लेक्चर को, जहां पे हम बात करने वाले आने वाले आरबीआई असिस्टेंट के मेंस के हिसाब से। कल हमने नेशनल और कुछ इकोनॉमिक्स वाले एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम इंटरनेशनल एमसीक्यूज के ऊपर, इंटरनेशनल न्यूज के एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं, आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Recently, second World Local Production Forum was organized at Hague, Netherlands. The platform was created at the initiative of WHO with the aim of. So WHO के द्वारा ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया हैग्यू नेदरलैंड्स के अंदर, वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। एक और सवाल एग्जाम में बन सकता है कि ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया, तो WHO के द्वारा क्रिएट किया गया। यहां पे सवाल थोड़ा सा अलग पूछा हुआ है कि इसका एम क्या है। नेदरलैंड्स की बात करें तो नेदरलैंड्स, एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। यूरो यहां पे करेंसी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेग्यू ये बड़ी फेमस सिटी है। इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है ये भी इसी जगह से बिलोंग करता है। तो दोस्तों इसका यहां पे 5 ऑप्शंस आपके पास है, तो किस नजरिए से इसे क्रिएट किया गया जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डाल दीजिएगा। जी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग एक्सेस टू मेडिसिन्स एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजी। सो ये सेकंड ऐसा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम ऑर्गेनाइज किया गया था। नाम से भी अगर हम देखेंगे तो हमें आंसर करना काफी इजी बन जाएगा। सो यहां पे बेसिकली एक्सेस ऑफ मेडिसिन्स एंड अदर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज की यहां पे बात की गई है। सो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन का एक्सेस स्पेशली जो अंडर डेवलप कंट्रीज है या जिनको हम डेवलपिंग भी कह सकते हैं, उन कंट्रीज को मोस्टली प्रोवाइड किया जाए। कोविड-19 के टाइम पे जैसे इंडिया ने वैक्सीन अलग अलग कंट्रीज को प्रोवाइड किए थे, बस उसी नजरिए से इस कंसेप्ट की बात की है। टेड्रोस अधनॉम साहब ये WHO के हेड है, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है और हेग्यू नेदरलैंड्स के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ध्यान रखिएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी काफी फ्रंट पे है इस तरीके के कंसेप्ट्स को लेके, इस तरीके के कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। माना कि हमारे पास इतना अच्छा R&D नहीं है, माना कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, पर मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए, इंडिया इज वन ऑफ द फ्रंट रनर। चाइना के बाद इंडिया का नाम काफी स्ट्रांगली आता है अगर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। Which of the following nation India has signed the Mobility and Migration Partnership Agreement to enable seamless movement of workers, students and the professionals? Now mobility and migration, ये agreement basically होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज काम करने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो उसी चीज को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये मोबिलिटी और माइग्रेशन ये एग्रीमेंट साइन रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ किया? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस एंड स्पेन। यहां पे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए लिखा होता तो शायद आप में से बहुत लोग उसी को मार्क करते, क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, यूएसए इनके साथ काफी सारी चर्चाएं, काफी सारी बातचीत चल रही है। कुछ जगहों पे वीजा फ्री एंट्री की बातचीत चल रही है, कुछ जगहों पे सर्टेन नंबर ऑफ जो प्रोफेशनल्स है उनको वीजा में कुछ राहत दी गई है। तो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स इन न्यूज राइट नाउ। अब यहां की अगर बात करें तो यहां पे इटली, इंडिया और इटली का रिलेशनशिप काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है कि ऑन एवरी लेवल, नो डाउट अबाउट दैट, एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्रीज हैविंग आल्सो वेरी गुड बॉन्ड, काफी अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड है इन दो कंट्रीज के बीच में। रोम, इटली की बात करेंगे, जॉर्जिया मेलोनी जी फिलहाल यहां की प्राइम मिनिस्टर है एंड शी रिसेंटली ट्वीटेड एज वन ऑफ द गुड फ्रेंड to Prime Minister Modi Saab. So of course this bond is going to give a very good fruits for both the countries और उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने है। देखिए पॉलिटिक्स, मीम्स या फिर बाकी सारी चर्चाएं, दिस इज द अदर पार्ट, बट ऑफ कोर्स
रिलेशनशिप जो है कंट्रीज के बीच की रिलेशनशिप, ये काफी ज्यादा मैटर करेगी और वही पॉइंटर यहां पे मेंशन किया गया है। रोम इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली रिसेंट टाइम पे वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के की बात करेंगे, वो भी न्यूज में चल रहा था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफी न्यूज में चल रहा था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों के बारे में ध्यान रखेगा। दोनों यूएन की अथॉरिटीज है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को लेके ये दो अथॉरिटीज चर्चा में चल रही थी, जिनका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। Which of the following become the first foreign bank in Sri Lanka to successfully launch a path-breaking direct Sri Lankan rupee Indian rupee trade? तो श्रीलंकन रुपये और इंडियन रुपी ट्रेड जो डायरेक्ट ट्रेड है, उसमें रिसेंटली किस बैंक ने अपना मोहर श्रीलंका के अंदर लगाया? श्रीलंका के लिए ऑब्वियसली ये हमारी श्रीलंका के लिए फॉरेन बैंक बन जाएगी, पर फॉर इंडिया ऑफ कोर्स नॉट, बट श्रीलंका में डायरेक्टली रुपी ट्रेड करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम श्रीलंका के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, जो लास्ट टाइम चर्चा में चल रहा था। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। तो आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की बात करेंगे। इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट बैंक है। महेंद्र सिंह धोनी साहब रिसेंटली इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए और दिनेश खारा सर इस बैंक के फिलहाल चेयरमैन है। 1955 में पार्लियामेंट्री एक्ट के साथ इस बैंक ने काम करना शुरू किया। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज अ इंपीरियल बैंक एंड बिफोर 1922 इट वाज कॉल्ड एज अ प्रेसिडेंसी बैंक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। Which state owned iron ore miner company commenced its mining operations at the Mount Celia gold project located in the Western Australia, marketing this first gold mine in its extensive portfolio? तो रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टेट ओन का मतलब गवर्नमेंट, वो क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड माइनिंग के ऊपर काम करना शुरू किया? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली कई सारे सवाल, कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए बन सकते हैं, तो जल्दी आंसर कर दीजिएगा। एनएमडीसी, हिंडल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, नन ऑफ द अबव। तो विच इंडियन गवर्नमेंट्स कंपनी रिसेंटली डिड दिस और साइन दिस एग्रीमेंट? आंसर इज एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करते हैं। हैदराबाद में इस कंपनी का हेडक्वार्टर, इस कंपनी को हैदराबाद में एस्टैब्लिश किया गया। 1958 में ये कंपनी क्रिएट की गई। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसी कंपनी का रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर को लेके भी स्टैटिक सवाल है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और गोल्ड माइनिंग में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको रिसेंटली चार्ज मिल गया है, सो दे कैन एक्सकेवेट, एक्सप्लोर द गोल्ड ओवर देयर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। At which of the following places the inaugural meeting of Australia India Education and Skill Council took place? Very easy, recently month of नवंबर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स वेयर इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और बाकी भी मिनिस्टर्स इंडिया आए थे और तब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। यहां पे एक और सवाल बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल, ये एक सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। तो दोस्तों इसे ऑर्गेनाइज किया गया था आईआईटी गांधीनगर के अंदर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ना ये सवाल कई बार स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट क्यों बनते हैं, जब किसी आईआईटी, आईआईएम या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है एग्जाम के लिए, इसलिए यहां पे ध्यान दीजिए, आईआईटी गांधीनगर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, सो बाकी तो इजी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन की यहां पे बात की और स्किल का यहां पे डिस्कशन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान सर के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है, वी ऑल नो अबाउट दिस। आगे बढ़ेंगे। Recently, Time magazine has featured which of the following nations prime minister as the world's longest serving female head of the government? देखिए, टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टाइलर स्विफ्ट, इनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि सो टाइलर स्विफ्ट, शी इज द टाइम्स मैगजीन कवर पेज में उनका फोटो है जो रिसेंटली चर्चा में चल रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है कि टेलर स्विफ्ट की बात करेंगे, वो तो पर्सन ऑफ द ईयर है। इसके अलावा टेलर स्विफ्ट के अलावा यहाँ पे सवाल पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर को लेके जो फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट है। जी, आंसर इज बांग्लादेश। शेख हसीना जी की बात करेंगे, 2009 में 2009 में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी और तब से अभी तक ये पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। सो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल प्राइम मिनिस्टर। सो ऑफ कोर्स एग्जाम में सवाल बन सकता है। टाइम्स मैगजीन, द
इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द ईयर ये हर साल आता है, तो उसी कैटेगरी में हमने टेलर स्विफ्ट की बात कर ली, शेख हसीना जी की भी बात हो गई। लास्ट टाइम जब इनका 6 मंथली भी आता है, तब ना एंटरटेनर की जब बात करेंगे तो एंटरटेनर की लिस्ट में शाहरुख खान साहब का नाम सबसे ऊपर आ रहा था एंटरटेनर के। इवन हॉलीवुड एक्टर्स, इवन वर्ल्ड के सारे एक्टर्स में शाहरुख खान वाज एट द टॉप ऑफ दैट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन इन द एग्जाम में सवाल पूछा गया था, तो प्लीज यहां पे ध्यान रखिएगा। सबसे पावरफुल महिलाओं की भी लिस्ट रिसेंटली आई थी कि उसमें उर्सुला वॉन डर लीन मैम का नाम सबसे टॉप में आ रहा था। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर मैम का नाम, निर्मला जी का नाम भी इंडिया के केस में टॉप में आ रहा था। तो ये कुछ ऐसी जो सर्वेज या लिस्ट होती है, इनके ऊपर भी सवाल आते हैं, हम ऑफ कोर्स आने वाले सेशंस में उनके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस यूनिवर्सिटीज कैंपसेस हैव बीन इनॉग्रेटेड इन द गिफ्ट सिटी? रिसेंटली किस कंट्री के यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस गिफ्ट सिटी में ओपन किए गए, ये सवाल है। ठीक है, चलो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी है वैसे के चलो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। 2 यूनिवर्सिटीज है जिनके कैंपसेस रिसेंटली ओपन किए गए इंडिया के गिफ्ट सिटी में, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में। अगेन यहां पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज है, हमने लास्ट टाइम बात की थी, आपको याद होगा। सो डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग। सो ये 2 यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने कैंपसेस इंडिया में ओपन किए। तो ये पहली यूनिवर्सिटीज है या पहली कंट्री है जिसने इंडिया में अपने कैंपसेस ओपन किए, वो भी गिफ्ट सिटी के अंदर। गिफ्ट सिटी ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग कंसेप्ट है, क्योंकि यहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी क्रिएट की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। मोदी साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। He wants to create this gift city as the India's financial hub। तो काफी इंटरनेशनल चीजें यहां पे ओपन हो रही है। रिसेंटली IFSCA का एग्जाम भी कंडक्ट किया गया। मैं ना आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि IFSCA का एग्जाम जो है फिलहाल इतनी चर्चा में नहीं चलता है, शायद बहुत कम लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जब भी IFSCA का फॉर्म निकलता है या उसकी एग्जाम्स आती है, प्लीज गो एंड गिव दैट एग्जाम। अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ IFSCA, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहां पे की जा रही है। फिलहाल नेग्लेक्टेड है। इंडिया की खासियत है कि ट्रेंडिंग के में दौड़ना, ये हमारी खासियत है कि जो चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही उसकी तरफ हम बहुत कम बार ध्यान देते हैं। तो अगर आप अभी से आप एक कम एज में हो, you are in early 20s, you are preparing for these exams, so you have enough time to give and dedicate to some bigger exam जैसे RBI, SEBI या even IFSCA। so just focus on that, okay, go through it। कभी मैं एक काम करूंगा, किसी दिन मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा कि IFSCA के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सो प्लीज फोकस ऑन दैट, बहुत बेहतरीन पोस्ट होगी और आपको काफी हेल्प मिलेगी, ध्यान रखिएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Recently, which of the following session of India Ethiopia Joint Trade Committee took place in Addis Ababa? Adidas पे आ गया मैं, बहुत बढ़िया। एडिस अबाबा की बात करेंगे, चलो आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। यूथोपिया की कैपिटल है बीर, इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनका जॉइंट ट्रेड कमिटी का कौन सा नंबर यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 6 नंबर का ये जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ध्यान रखना, बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात हो रही है। यूथोपिया मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज एंड दिस द काइंड ऑफ अंडर डेवलप आजकल ये वर्ड वैसे यूज नहीं करते, आजकल डेवलपिंग ही वर्ड यूज करते सारी कंट्रीज के लिए। बट दिस कंट्रीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अवर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बिकॉज वी आर सो मच, अवर एक्सपोर्ट इज सो मच डिपेंडिंग ऑन USA एंड द यूरोपियन कंट्री। धीरे धीरे हमने उसे डाइवर्सिफाई करना शुरू किया अफ्रीकन कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे, इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे, सो दैट अगर US इकोनॉमी डूबती है, यूरोपियन इकोनॉमी डूबती है, तो हमारे ऊपर इतना इंपैक्ट ना हो। तो ये भी हमारा फोकस है, इसीलिए इन कंट्रीज के एग्रीमेंट्स को लेके काफी बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। Which of the following nations India co-chaired joint commission meeting reaffirming defense and maritime cooperation? चलो बता दीजिएगा। डिफेंस एंड मैराटाइम कॉर्पोरेशन की यहां पे बात हो रही, कोऑपरेशन की बात हो रही है। तो ये जॉइंट कमीशन रिसेंटली किस कंट्री के साथ? म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान। सो किस कंट्री की यहां पे बात हो रही है? जी हां, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिया एंड मलेशिया। जयशंकर साहब यहां पे थे। इस डिस्कशन के अंदर हमारा
यूपीआई को लेके भी बात हुई, हमारे रुपे कार्ड्स को लेके भी बात हुई, जो हमारा एनपीसीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोलालंपुर इज द कैपिटल, रिंगिट इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री एंड वी वांट कि जैसे बाकी कंट्रीज में हमारा यूपीआई वर्किंग हो रहा है, हमारा रुपे कार्ड अलाउ किया गया है, सो व्हाई नॉट द अनदर एग्रीमेंट विद दैट। और साथ में डिफेंस और बाकी कोऑपरेशन के अंदर भी मलेशिया के साथ बातचीत हुई है। लास्ट टाइम हमने वीजास को लेके भी डिस्कशन किया था, आपको अच्छे से पता होगा, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। G7 foreign ministers plan to issue a joint statement on the Israel-Hamas conflict urging temporary ceasefire to facilitate the delivery of humanitarian aid to Gaza. Which of the following nation is not the part of G7? Recently temporary ceasefire लगा था, आपको याद होगा कि इजराइल और हमास के इस वॉर में टेम्पररी सीजफायर लगा था, काफी सारे जो लोग अगवा किए गए थे, किडनैप किए गए थे, उनको वापस भेजा भी गया। सो G7 कंट्रीज के एफर्ट्स के वजह से इसे इंप्लीमेंट किया। G7 कंट्री में कौन नहीं आता, ये सवाल पूछा गया। इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7, ये क्लियरली बोलना चाहता हूं। यहां की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका G7 में नहीं आता। तो G7 की बात करें तो यहां पे देखिए कंट्रीज की बात करते हैं तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएसए, दीज आर द G7 कंट्रीज। अर्लियर इट वाज G8, बाद में रशिया को बेदखल किया गया क्योंकि यूक्रेन वाला जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था तभी उसे बेदखल कर दिया गया था। कि देन इंडिया G7 कंट्रीज के मीटिंग को जाता है बट एज अ गेस्ट, हमें गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है, तब हम इन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। ध्यान रखें, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। चलो आगे बढ़ेंगे। Recently, World Travel Market has held in London from 6 to 8 November. In WTM, India showcase its tourism products and experiences under which of the following theme? चलो इसका आंसर कर दीजिए। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया। इट वाज इन द इनिशियल फेज ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर। तो किस थीम के अंदर इंडिया ने अपने प्रोडक्ट्स को यहां पे शोकेस किया? यह सवाल आपके सामने है। The future of travel starts now. The Incredible India, Visit India Year 2023, Tourism and Green Investments, Rethinking Tourism, Tourism and Rural Development. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। इस एंगल में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी साहब के पास आती है। ऑलरेडी वी सॉ कि एशियन लेवल पे केरला को वंस अगेन अवार्ड मिला हुआ है। सो टूरिज्म में हम काफी प्रमोशन कर रहे हैं, नॉट ओनली ऑफ केरला बट द रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो। गुजरात टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म, इवन नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म को काफी प्रमोट किया जा रहा है आज की डेट में। सो यस, टूरिज्म पॉलिसीज आर डूइंग वेरी गुड फॉर इंडिया। तो उसी के अंदर ये हमारा वहां पे सेंटर या हमारा एक स्टॉल ओपन किया गया था लंदन के अंदर, याद रखेगा। यस, दैट विल बी इनफ। आगे बढ़ते हैं। US allocates $553 million in financing for a port terminal in which of the nation's capital was being developed by Indian billionaire Gautam Adani? चलो बताइए। United States allocated $553 million in financing for a port terminal in which of the following nations capital and being developed by the Gautam Adani? Means गौतम अदानी साहब भी यहाँ पे इन्वॉल्व है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा और साथ में यूएस भी यहाँ पे कुछ फंड्स एलोकेट कर रही है। आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस रोकने के लिए लास्ट टाइम हमने बात की थी, आपको याद होगा कि वी डिस्कस अबाउट दिस कि इंडिया, फ्रांस एंड जापान ये तीनों भी पार्टनरशिप कर चुके हैं श्रीलंका को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा इंडिया, जापान एंड श्रीलंका, इनका भी पार्टनरशिप अलग से हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने लिए, और अभी यूएसए भी इन्वॉल्व हो गई है बिकॉज श्रीलंका इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड especially China is having a very huge interest in Sri Lanka from the beginning. मॉलदीव्स में ऑलरेडी दे काइंड ऑफ सक्सीडेड कि इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन किया जाए बिकॉज न्यू गवर्नमेंट ऑफ मॉलदीव्स इज नॉट दैट मच फ्रेंडली विद द इंडिया के, बट श्रीलंका के अंदर थोड़ा सा हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है। बट लेट्स सी कि चीजें हमारे एंगल में रॉन्ग साइड में ना जाए। अब ये जो चीजें हैं चाइना इंडिया को लेके या चाइना यूएस को लेके, ये हमारे एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि ये न्यूज है, बट दैट डिटेलिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर नॉट गिविंग द यूपीएससी एग्जाम। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा।
Which of the following IT company has partnered with the Amazon Web Services to establish an innovation lab at its client experience center in Bengaluru? So कौन सी कंपनी है कि जिसने Amazon वेब सर्विस के साथ टाई अप किया? Amazon वेब सर्विस का न्यूज हमने कई बार पढ़ा हुआ है। इसरो को लेके पढ़ा, आयन स्पेस को लेके पढ़ा, लास्ट टाइम आरबीआई को लेके पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके पढ़ा। तो वी सॉ दिस न्यूज मल्टीपल टाइम्स। सो AWS काफी स्ट्रांगली इंडिया में टाई अप कर रही है। नाउ यहां पे किस कंपनी के साथ टाई अप किया ताकि क्लाइंट एक्सपीरियंसेस अच्छे हो? तो IBM की बात करेंगे। अगेन IBM और इंडिया का भी एग्रीमेंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि IBM ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया फॉर द केस ऑफ, याद है, सेमीकंडक्टर्स को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके। तो यस, दोस एग्रीमेंट्स वर आल्सो साइंड विद द IBM. Recently, which of the following nation has become the 95th member of the International Solar Alliance, significantly a notable development in the global promotion and the solar energy? तो याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में क्रिएट किया गया। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। जल्दी से ISA के हेड का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर काफी डिटेल में बात की थी। तो जिया, चिली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी अभी इसके बारे में बातचीत भी की गई थी। बाकी तो इनफ है। 2015 में इंडिया और फ्रांस, इन दो कंट्रीज ने इस कंसेप्ट को क्रिएट करने की बात की। तो मोदी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, जिसके अंदर जैसे आपने देखा COP28 दुबई में हुआ कि उसी तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी के साइडलाइन में ये डिस्कशन हुआ और इसे क्रिएट किया गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। Epida facilitates the first trial shipment of fresh bananas to Netherlands by the INF farms with an aim to boost fresh fruit export. What is the India's export share to bananas globally? Okay, Epida की बात करेंगे। Epida Agriculture and the Process Food Product Export Development Authority, Agriculture and Process Food Product Export Development Authority, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है। हमारे देश के एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड को एक्सपोर्ट करने के लिए ये अथॉरिटी काम करती है। सो इंडिया 1% के, द 1% हमारा यहाँ पे बनाना प्रोडक्शन के ऊपर रोल है। स्पेशली द साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर वेरी स्ट्रांग विद द बनाना एक्सपोर्ट, स्पेशली ब्राजील की बात करेंगे, अर्जेंटीना, दिस कंट्रीज आर वेरी वेरी स्ट्रांग विद दैट। इंडिया 1% यहाँ पे है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपीडा को लेके सवाल पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। Javier Melli has appointed as a new president of the which country? Again a very easy question, काफी आसान सवाल है। Javier Melli ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है, नए अपॉइंट किए गए? जी, आंसर इज अर्जेंटीना की बात करेंगे। अर्जेंटीना, ब्यूनस एयरेस इज द कैपिटल, पेसो इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। अर्जेंटीना और इंडिया के भी एग्रीमेंट्स है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेके, रिसोर्सेस को लेके, रॉ मटेरियल को लेके हमारे काफी एग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ है, ध्यान रखिएगा। Recently, Alpana, Association of Learning, Performing Arts and Normative Action Society organized a 2-day international event by दिव्यांग आर्टिस्ट known as। अब ना सवाल मैंने बहुत सिंपल पूछा बिकॉज बट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये पॉइंट है जिसके ऊपर हमें थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इस तरीके से इसे फ्रेम किया हुआ है। So Association for Learning, Performing Arts and Normative Action Society. So यहाँ पे संभव की बात करेंगे। संभव 2-day इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ध्यान रखना। दिव्यांग आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज बाय द अल्फान। ओके, यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व था? मैंने कहा कंट्रीज इन्वॉल्व थे, तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, म्यांमार, नेपाल, रशिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जी हाँ, रशिया ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट। रशिया नॉर्मली बहुत कम जगह पार्टिसिपेट कर रही है आज के डेट में। पार्टिसिपेट कर रही मीन्स उनको बहुत जगह एंट्री नहीं मिल रही है, बट इंडिया हैविंग अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद ऑल द कंट्रीज, सो वी इन्वाइटेड सम रशियन representatives and they of course visited India. That's the case over here. In a recent fund manager survey conducted by Bank of America, which of the following nations are the most preferred market in Asia Pacific region? अगर हम बात करते हैं
फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेके या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे के हिसाब से एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे प्रेफरेबल मार्केट कौन सा इन्वेस्ट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मोटिवेशनल थिंग फॉर इंडिया स्पेशली, क्योंकि जापान और इंडिया ये दो कंट्रीज है जो काफी फेवरेबल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। जापान लीड्स विद द 45% ऑफ द ओवरवेट, फॉलोड बाय इंडिया 25%। माना कि हम थोड़े से डिस्टेंट सेकंड पे 45% और डिस्टेंस सेकंड पे 25% पे, बट स्टिल वी आर द टू मोस्ट, हम टॉप 2 में आते हैं। उसके बाद थाईलैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज आती है, उनका भी परसेंटेज काफी लो है अगर इन कंपैरिजन विद इंडिया देखा जाए, तो दैट्स अ गुड साइन। ये बहुत अच्छी साइन है क्योंकि देयर आर सो मेनी यूएस और यूरोपियन बेस्ड इन्वेस्टर्स, और ये ऐसे सर्वे को ज्यादा फॉलो करते हैं। इससे हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नॉट ओनली एफडीआई, इसका फायदा ज्यादा हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फायदा मिलेगा, और वही चीज यहां पे देखने को मिल रही है। Recently, which of the following places the second India-Australia 2+2 foreign defense ministers dialogues was concluded? So, किस जगह पे ये कंक्लूड हुए हैं, ये सवाल आपके सामने। मुंबई, जयपुर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद। मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव्स वेर इन इंडिया, उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उनके बाकी भी मिनिस्टर्स वाज इन इंडिया। तो 2+2 डायलॉग बहुत फेमस कंसेप्ट है। यूएस, यूके विथ ऑस्ट्रेलिया, विथ जापान, विथ रशिया, इन कंट्रीज के साथ ऑलरेडी ये ऐसी मीटिंग्स हम पहले भी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। सो आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिनके पास डिफेंस का भी पोर्टफोलियो है, ही वॉज विजिटिंग इंडिया और दैट टाइम इट वॉज ऑर्गेनाइज। सो डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों के बीच में ये नॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिसेंटली जोसेफ बोकॉय हैज बीन चोजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? चलो आंसर कर दीजिएगा। जोसेफ बोकाई हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन? लिबेरिया, लीबिया, लेसोथो, नाइजेरिया और गैम्बिया। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिबेरिया की बात करेंगे। लिबेरियन डॉलर इज द करेंसी विच इज वेरी फेमस ओवर हियर, एंड मोनरोविया इनका कैपिटल सिटी है, ध्यान रखना, और लिबेरियन डॉलर भी यूज करते। सो अगेन अ वेरी इजी पॉइंट। चलो, along with the Shri Raju Prakash, who has jointly co-chaired the second joint working group meeting of India-UK Electric Propulsion Capabilities Partnership held in New Delhi. अब यूके के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंडिया आए थे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटीज पार्टनरशिप। सो अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें, यूके इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट टाइम नीति आयोग ने ही ये बॉन्डिंग करवाई थी, तो लास्ट टाइम जब ऋषि सुनाक साहब G20 के टाइम आए थे तब भी ये चर्चा में चल रहा था। तो रिसेंटली ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, इंडिया को रिप्रेजेंट किया राजू प्रकाश साहब ने, एंड फ्रॉम द यूएसए स्टीव मैकर्थी के, दे वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ओवर हियर के। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राजू प्रकाश सर डिफेंस प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेम वे स्टीव मैकर्थी, ये भी एडमिरल है। तो बेसिकली नेवी का रोल यहाँ पे बहुत है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की जो डिस्कशन यहां पे हुआ, ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो देश के अंदर की है, वो तो मैंने कहा कि नीति आयोग का डिस्कशन है, यहां पे डिफेंस के एंगल में डिस्कशन हुआ। डिफेंस का यहां पे रोल काफी बड़ा था, ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। As per the DPIIT data, FDI included various components contracted by what percent to 32.9 billion? DPIIT के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड की हम बात करेंगे कि सो DPIIT बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर अथॉरिटी आती है। सो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि रिगार्डिंग दी इंडिया के FDI के कॉन्ट्रैक्शन को लेके, जी आंसर कर दीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म है, सही पॉइंट आपने मेंशन किया। 15.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, यस एब्सोल्युटली राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एम एंड नीति आयोग लॉन्च न्यू रैपिड इनोवेशन स्टार्टअप एक्सपांशन एक्सेलरेटर टू स्टार्टअप विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस एज वेल एज इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए रिसेंटली राइज ये कंसेप्ट के बारे में नीति आयोग ने बात की है। राइज का फुल फॉर्म भी जरूरी होगा, रैपिड इनोवेशन एंड द स्टार्टअप एक्सपांशन। तो कौन सी कंट्री यहां पे इन्वॉल्व है? अगेन द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अभी मंथ ऑफ नवंबर में ऑस्ट्रेलिया इज एवरीवेयर के एवरीवेयर। द रीजन इज दे केम टू इंडिया, तो जितनी सारी मीटिंग्स, जितने सारी चीजें हो सकती थी वो हो गई। और जब भी सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट पार्टनर ऑफ इंडिया,
एंड द प्राइम पार्टनर ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू सर्कुलर इकोनॉमी। लास्ट टाइम भी जब एंथोनी अल्बनेजी साहब इंडिया आए थे या पीएम साहब भी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, सॉरी, तब भी सर्कुलर इकोनॉमी को लेके हमारी बहुत सारी पार्टनरशिप्स हुई थी। अब यहाँ पे नीति आयोग ने जो कंपनियां, जो स्टार्टअप कंपनी सर्कुलर इकोनॉमी में काम कर रही है, उनको मदद करने के लिए यहाँ पे बातचीत की है। Which of the following nation has launched the Maitri Fellowship Initiative to strengthen its ties with the India and Indian Ocean nations? के मैत्री इनिशिएटिव फेलोशिप की बात हो रही है। अगेन द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। वापस एक बार आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। मैत्री नाम से हमारी एक्सरसाइज भी होती है, पर वो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। यहाँ पे मैत्री फेलोशिप की बात हो रही है, अगेन विद द ऑस्ट्रेलिया। Recently, BRICS leaders held virtual summit. Which of the following nation is not a part of BRICS? बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी कंट्री ब्रिक्स में नहीं आती? और जो नई मेंबर कंट्रीज है ब्रिक्स की, उसके नाम भी एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। नई मेंबर कंट्रीज है कौन सी ब्रिक्स की? अब ब्रिक्स के अंदर कनाडा नहीं आता। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के फिलहाल जो मेंबर कंट्रीज है उसमें रिसेंटली अर्जेंटीना इंक्लूड हो गया, इजिप्ट इंक्लूड हो गया, ईरान है, सऊदी अरेबिया का भी नाम इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। यूथोपिया की बात करेंगे, वो भी कंट्री यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है के। एंड मेरे ख्याल से यस, अर्जेंटीना, इजिप्ट, देन यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलो तो ये तो हमारा हो गया। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट बस मुझे डिस्कस करना था कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा के इन्होंने चेयर किया। साउथ अफ्रीका के पास फिलहाल प्रेसिडेंसी का है, दारोमदार है, तो उन्होंने द्वारा इसे चेयर किया गया। Recently, Philippines launched a joint sea and air patrols with US military. Who is the current president of Philippines? Manila is the headquarter of, Manila is the capital city of this country. Philippines की बात करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर इसी इसके मेन सिटी के अंदर है। तो रिसेंटली फिलीपाइंस के प्रेसिडेंट का नाम पूछा है। आंसर इज फर्दिनांड मार्कोस जूनियर की बात करेंगे। ही इज राइट नाउ द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यस गाइज, आई विल स्टॉप हियर। कल का सेशन हमारा लाइव तरीके से होगा। कल हम लाइव तरीके से आपके साथ मुलाकात करेंगे, पर ये याद रखिएगा, वरदान 16 दिसंबर को रहेगा शाम को 5 बजे। बिल्कुल मिस मत कीजिए। एसबीआई क्लर्क का जिनका फोकस है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक है, सो विल सी यू गाइज टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसके नोट्स जो है हम टेलीग्राम के थ्रू आपको भेज देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।